हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM का सिलेबस और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे उसका पेपर पैटर्न। फिर वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपको वो टिप्स को फॉलो करके OCM में 95 से ज़्यादा बोर्ड में ला सकते हैं। और फिर ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे आप ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए। चलिए, सब में पहले आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आपका फर्स्ट लेसन है, आपका टोटल आपको 8 लेसन पढ़ना है। फर्स्ट लेसन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको ये लेसन में पढ़ना है। और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं आपको मैनेजमेंट में हमेशा ज़िंदगी भर काम आएंगे, तो उसको एकदम अच्छे से याद करना, अच्छे से समझना। आगे की स्टडीज़ में आपको हर साल काम आएंगे। जब भी आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तब याद रखना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन भी है वो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो उसके लिए आपकी बुक में एक कीवर्ड दिया हुआ है, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, पोस्ट कॉर्प। ठीक है, तो P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग। रिपोर्टिंग बजटिंग कंट्रोलिंग में आता है। ठीक है ना, क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और ये रिपोर्टिंग और बजटिंग किस में आता है? कंट्रोलिंग का ही पार्ट है। तो ये आपका एक कीवर्ड है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उससे आप लोग इसको लेसन्स का टॉपिक्स को याद रख सकते हैं। याद रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके। फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है उनका। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स, जैसे हम लोग ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, वैसा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी होता है। पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है। वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ये चैप्टर बनाया गया है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, तो उसके लिए चैप्टर है। नेक्स्ट है बिजनेस सर्विसेज। आप लोग ने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बराबर ना, कि ट्रेड को जो चीज़ें क्या करती है, हमारे ट्रेड को जो चीज़ें क्या करती हैं, जो सर्विसेज क्या करती है, हेल्प करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रांसपोर्ट पढ़े थे आपने, बैंकिंग पढ़े थे, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें थी आप लोग को, बराबर ना। तो वही आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 4 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग के पेपर में से कुछ नहीं तो 25% मतलब 80 में से 20 मार्क्स मिनिमम इससे आएगा। ठीक है ना, याद रखना। और मोस्ट आंसर है जो आपका क्या बोलते हैं, पेपर आप जब पेपर पैटर्न देखेंगे तो आगे आपके बड़े आंसर में भी इसमें से ज़्यादा आता है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और याद रखना आप लोग को, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ आप लोग को टिप्स बताऊंगा, तो याद रखना कि आप लोग क्या करोगे, जब भी आंसर पढ़ोगे तो सबके जो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, बराबर ना, तो उसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिटी ऑफ कमांड है, बराबर ना, टीम स्पिरिट है, वो सब चीज़ें हैं। तो मेन जो पॉइंट्स हैं आपके हर आंसर के, वो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो आप लोग क्या करो, उसका खाली नोट्स बनाओ, मतलब क्वेश्चन लिख रहे हो ऊपर, उसके नीचे खाली पॉइंट्स के मेन जो पॉइंट है उसको रिवाइज कर लो, वो एकदम पक्का आपका होना चाहिए। तो क्या होगा कि आपको एक्सप्लेनेशन याद होगा। आप अपने वर्ड्स में अगर कुछ भूल गए तो लिख सकते हो पॉइंट्स, लेकिन आप लोग को पक्का याद रहना चाहिए। तो कोशिश ये करो करके हर हफ्ते एक चैप्टर या 2 चैप्टर को आप लोग क्या कर लो, पॉइंट वाइज एटलीस्ट रिवाइज कर लो। पूरा लेसन नहीं रिवाइज कर सकते तो एटलीस्ट पॉइंट वाइज हर हफ्ते रिवाइज कर लो। तो उससे क्या होगा, आप लोग का दिमाग में आपके सेट हो जाएगा कि ये चीज़ें इसमें है। ऑलरेडी शायद आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे समरी में पॉइंट्स के हाईलाइट आप लोग को दिया हुआ है बना के, तो लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। और फिर ये भी याद रखो कि जब भी आप आंसर्स याद करोगे तो ये नहीं कि आपने अभी पढ़ लिया और फिर बाद में 1, 2, 3 महीने बाद उसको खोल के वापस पढ़ोगे। कोशिश करो कि 15 डेज बाद वो आंसर आप लोग क्या करो, रिवाइज करो और लिखने की हैबिट बनाओ। आंसर को लिखो, सिर्फ याद मत करो, सिर्फ समझो मत। ठीक है ना, उसको लिखो, प्रेजेंटेशन अपना अच्छा करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी राइटिंग की, टाइम लिमिट मैंने वीडियो में भी बताया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लेसन है आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। क्या क्या नए नए बिजनेस, नए नए तरीके आ रहे हैं बिजनेस के, वो हम लोग को इसमें बताया है। ठीक है ना, शायद ई-कॉमर्स है उसमें, और आप लोग को आउटसोर्सिंग के बारे में भी इसमें थोड़ा बहुत सिखाया है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। एज ए बिजनेस हम लोग बिजनेसमैन, हम लोग की सोसाइटी को लेके, हमारे कस्टमर्स को लेके,
हमारी गवर्नमेंट को लेके, हमारे एनवायरनमेंट को लेके हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारे क्रिएटर्स जो हमको उधारी देते हैं सबको लेके हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो ये चैप्टर में हम लोग को बताया है। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ है। उसके ऊपर ही ये लेसन है, आप लोग कहाँ कहाँ अपना केस लड़ सकते हैं और आपको क्या बोलते हैं, क्या क्या राइट्स है कस्टमर के, वो सब आप लोग को ये चैप्टर्स में बताया है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मार्केटिंग। लोग को एक खाली सोच है कि मार्केटिंग सिर्फ जो हम लोग प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। नहीं, मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन सिर्फ उसका छोटा सा पार्ट है। मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत शायद आप लोग ने 11th में उसको पढ़े होंगे, यहाँ पे भी है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का सिलेबस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है, बराबर है ना। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन खाली एक बात बोलता हूँ कि जितने भी लेसन्स हैं एकदम ध्यान से पढ़ने से पहले सुन लेना, एक्सप्लेनेशन सुन लेना। उससे क्या होगा, आप लोग को सारा टॉपिक समझ जाएगा और आपके जो ये फर्स्ट पार्ट है, जो हम लोग पेपर पैटर्न में भी आपको बताऊंगा मैं, तो वो आपको बहुत मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में वीडियो के, कि आपको बताता हूँ मैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। ये पेपर पैटर्न 11th का जो आपका पेपर पैटर्न था, जब ट्रेनिंग हुई थी इस टीचर्स की, तो वो लोग को 11th में ये पेपर पैटर्न दिया गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि यही पेपर पैटर्न आपको एग्जाम में रहेगा 12th के। तो सब में पहला क्वेश्चन आएगा आप लोग को, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव आते थे 15 मार्क्स के, अब बढ़ के कितने हो गए 20 मार्क्स के। लेकिन ये था कि पहले क्या थे कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड थे कि फिलअप, मैचअप, ट्रू फॉल्स ऐसे आते थे। लेकिन अब वन वर्ड आता था उसमें, तो अब डिसाइडेड नहीं है। अब क्या होगा कि टोटल आप लोग को 10 टॉपिक दिए हुए। कितने टॉपिक दिए हुए, 10। इसमें से किसी 4 के ऊपर, एनी 4, कोई भी 4 आपको पूछ लेगा। हर एक कितने मार्क्स करेगा, 5 मार्क्स करेगा। टोटल कितने टॉपिक देखो, आपको 10 टॉपिक्स मैंने लिखा है, इनमें से कोई भी 4 टॉपिक आपको पूछेगा, ठीक है ना, और हर एक कितने मार्क्स करेगा, 5 मार्क्स करेगा। जैसे पहला वाला है आप लोग का, समझो ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, करेक्ट द और राइट ऑप्शन, मैच द पेयर्स, गिव वन वर्ड, स्टेट ट्रू फॉल्स, ये सब आप लोग को पता है। कंप्लीट द सेंटेंस, फिलअप की तरह ही होता है, एंड में डैश वगैरह दिया रहेगा। फाइंड द ऑड वन, साइंस वगैरह में करते थे हम लोग पहले। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, वो तो सेम क्या बोलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति तरह हो गया। आंसर इन 1 सेंटेंस, इसमें थोड़ा बच्चे टेंशन लेते हैं, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रिलाइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक गलत स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके नीचे, मतलब वो जो पार्ट गलत रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन दिया रहेगा, तो उसको रॉन्ग को राइट करके लिखना है। और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, कुछ सिस्टमेटिक चीज़ें दी रहेगी, उसको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे दी रहेगी, उसको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी फंक्शंस में भी क्या है, एक पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है, बराबर ना। तो उस हिसाब से आपको कुछ चीज़ें दे देगा, तो उसको अरेंज कैसे करना है, वो आपके लेसन्स के पीछे ही जो ऑब्जेक्टिव है ज़्यादातर वो ही आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा मत टेंशन लेना कि कुछ नया आएगा। हाँ, खाली ये है कि जो ये मैचअप आपका ट्रू फॉल्स है, मैचअप है, 1 वर्ड है, ट्रू फॉल्स है, सॉरी मैच द पेयर है, 1 वर्ड है, कंप्लीट द सेंटेंस है, ऑड वन नहीं बोल सकता मैं। बाकी चीज़ें ज़्यादातर, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक के पीछे हैं मोस्टली उसमें से ही आएगी, बहुत रेयर चांस है। हाँ, इसमें यह है कि आप लोग ने अगर लेसन पढ़े तो ये इसको एकदम आसानी से एकदम ईजिली लिख लोगे, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग लेसन्स ध्यान से सुनना और फिर उसके बाद उसको अच्छे से 1 से 2 बार लेसन खुद से पढ़ना भी आपका काम है। तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने आप आ जाएंगे, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रहेगा, एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। ये टर्म्स और कॉन्सेप्ट आपको 6 में से 4 लिखना है, 4 आउट ऑफ 6। एक कितने मार्क्स करेगा, 2 मार्क्स करेगा, तो 4 2 कितना होता है 8। तो ये आ गया आपका OC का क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चे क्या करते हैं, सर इसको भी याद करते बैठूं क्या? आपको ये टर्म्स और कॉन्सेप्ट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने आंसर्स याद किए हो, पढ़े हो, तो ये टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि वो आंसर्स के ही पार्ट रहते हैं, ठीक है ना। आंसर के जो मेन हेडिंग रहती है वही आपको पूछेगा टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में, ठीक है। खाली ये देख लेना है कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है उसमें अगर कुछ छूट जाता है तो वो आप अलग से याद कर लो,
अगर सेम मिलता है तो वापस से याद करने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी आपने बड़े आंसर में पढ़ा हुआ है तो उसका ही पार्ट वहाँ से उठा के लिखना है। हाँ, कुछ नया मिलता है तो उसको टिक मार्क कर लो और उसको अलग से याद कर लो। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसके बारे में क्वेश्चन नहीं होता है तो उसके ऊपर आ सकता है। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ये केस स्टडी की तरह होता है, तो वो आपको सिचुएशन देगा और फिर उसके बारे में आपकी ओपिनियन पूछेगा, वो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आपको मिल जाएगा। वो कितने आएंगे 3, उसमें से कितना अटेम्प्ट करना आपको 2, एक कम वेटेज कितना है 3 मार्क्स, तो 3 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा आपको। 4 में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है 3 अटेम्प्ट करना है, 3 अटेम्प्ट करना है और एक का वेटेज कितना है 4 मार्क्स। बच्चे पूछते हैं सर कितने पॉइंट याद करूं? याद रख लो जितने भी मार्क्स की चीज़ रहती है उससे 1 पॉइंट ज़्यादा याद कर लो। 2 याद करोगे और लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन जितने मार्क्स है उससे 1 पॉइंट ज़्यादा, मतलब समझो आप लोग को डिस्टिंग्विश कितने मार्क्स का है, एक 4 मार्क्स का है ना, 4 3 12 होगा, तो आप लोग कितने पॉइंट याद करो 5 याद करो। 6 याद करोगे तो ज़्यादा बेटर है, 6 लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। 4 लिखोगे तो भी एग्जामिनर मार्क्स दे देता है, लेकिन मोस्टली ये कोशिश करोगे 1 ज़्यादा लिखो। ठीक है, 2 ज़्यादा लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है हाँ, डिस्टिंग्विश के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे मैंने इसके लिए आप लोग को बताया कि आप लोग को इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बड़े आंसर आपने याद करे हो, आंसर्स याद करे हो, उसमें ही कवर हो जाएगा। जो अलग रहेगा उसको हर लेसन का टिक मार्क कर लो, वो ही याद करना। ठीक है ना, अलग से माइंड बोले ना कि प्रेशर बना लोगे ये भी पढ़ना है, तो उतना टेंशन मत लेना उसका। खाली जो अलग मतलब जो आंसर्स में नहीं मिलता है वो उसके लिए खाली टिक मार्क करके याद कर लेना, स्टार्टिंग से ही कर लेना। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन, ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे मिल जाएगा आपको। डिस्टिंग्विश में याद रखना कि एक डिस्टिंग्विश क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और एक डिस्टिंग्विश चैप्टर नंबर 4 में से ज़रूर आएगा। मेरा 10 साल का पिछला एक्सपीरियंस में मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि दोनों में से एक डिस्टिंग्विश जरूर आएगा। 4 में से 2 तो इसी से रहेंगे, एक इससे कन्फर्म है, चांस ही नहीं होता कि उसके बाहर आएगा। दोनों में से एक डिस्टिंग्विश आना ही है, बाकी 2 कहाँ से आएंगे वो नहीं बता सकता, लेकिन 2 आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना, तो आप लोग उस पर ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट है आंसर इन ब्रीफ। छोटे आंसर लिखना है आप लोग को, 2 लिखना है, 3 में से कितने मार्क्स का है वो, एक 4 मार्क्स का है, टोटल हो जाएगा आपका 8 मार्क्स। बराबर है। आंसर इन ब्रीफ जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हैं वही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ना, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो ही आंसर पढ़ना। एक्स्ट्रा मतलब आपके गाइड या जो आप लोग फॉलो करते हो उसमें आपको कुछ नया आ गया तो आप लोग उसको मत पढ़ते बैठना। सिर्फ जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, वही पढ़ना, उसी में से आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ठीक है ना। डिस्टिंग्विश के लिए भी फॉलो कर सकते हो आप लोग, डिस्टिंग्विश भी जल्दी बाहर से नहीं आता, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे है वो ही आएगा मोस्टली। चलिए आगे आते हैं। आगे आपका दिया हुआ जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक 4 मार्क्स का रहेगा। 4 में से आपको सिर्फ कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो टोटल मिलेगा आपको एक 4 मार्क्स का, तो 2 कितने हो जाएंगे 8 मार्क्स के। तो ये आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जो दिया है उसमें से ही पढ़ो, और बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपने सारे आंसर्स पढ़े हैं, सारे चैप्टर समझे हैं, तो आप एकदम ईजिली इसको लिख लोगे। लेकिन खाली इसको थोड़ा फ्रेम करना पड़ता है, तो फ्रेमिंग मतलब स्टेटमेंट को फ्रेम करना पड़ता है, तो वो आप लोग उसके ज़रिए कर सकते हो। अगर आपके पास कोई गाइड वगैरह हो तो अलग अलग ब्रांड्स की मिलती है आप लोग को। नेक्स्ट है अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अटेम्प्ट करना है आप लोग को 3 आउट ऑफ 2, मतलब ये छोटा नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, तो एक कितने मार्क्स का रहेगा 5 मार्क्स का। क्लियर है। तो ये आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे पढ़ो, नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के। नेक्स्ट है आप लोग का आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर्स। हम लोग को लॉन्ग आंसर पढ़ना है, ठीक है ना। कितने मार्क्स के आएंगे आपको, 2 आएंगे, उसमें से कितना लिखना है, 1 लिखना है। कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। क्लियर है। तो ये जो आंसर द फॉलोइंग आएगा आपको, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन इसमें से जरूर रहेगा कंफर्म। कौन से लेसन में से, 4th लेसन में से एक क्वेश्चन आप लोग को, 2 में से एक क्वेश्चन 4th लेसन में से ही मिलेगा। 99% चांस है 4th लेसन पर से, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखो, याद रखना। अगर मैं इंपॉर्टेंट लेसन की बात करूं तो 1st लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4th लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2nd लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2nd बहुत ईजी भी है क्योंकि लगभग हर आंसर उसके एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग देखेंगे तो सोशल कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आप देख सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये 5 लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को इसी में से मिलेंगे आपके पेपर में,
ठीक है ना। बाकी के लेसन्स भी है, लेकिन अगर आप लोग ने इनको फोकस करके याद करें तो मेरे हिसाब से आप लोग को एकदम 80 में से 70 मिल सकता है। खाली बाकी सब्जेक्ट्स के आपको, बाकी के आप लोग को ये चीज़ें इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी लेसन्स के ये प्रिपेयर करने की बाकी लेसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, अगर आप लोग ने 1 2 3 4 ये 5 लेसन अगर प्रिपेयर किए हो तो। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 आप लोग अगर ये सिर्फ लेसन से प्रिपेयर करोगे और बाकी ये सब आप लोग को यहाँ तक डिस्टिंग्विश तक, अगर सब फिर वो बाकी सब चीज़ें आपको सब लेसन से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग का गारंटी है कि आप लोग को 80 में से 70 तो जरूर मिले। हाँ, अगर आपको आउट ऑफ लाना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप लोग को सब लेसन पे ध्यान देना पड़ेगा। एक आध लेसन फिर आप लोग स्किप कर सकते हो, एक लेसन, क्योंकि अभी जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आप ज़्यादा लेसन स्किप्स नहीं कर सकते हो। पहले ऐसा था कि ऑप्शन हम लोग 8 में से 3 लेसन या 2 लेसन स्किप कर सकते थे, अब ऐसा नहीं है, आपको सब लेसन पढ़ना पड़ेंगे। हाँ, आपको एक लेसन स्किप करोगे तो आउट ऑफ मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे जो मैंने छोड़ा हूँ उसके, मतलब जो अगर आपने मार्केटिंग छोड़ दी है या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट छोड़ दी है या एमर्जिंग मोड छोड़ दिए तो मिल जाएगा आप लोग को इजीली, आराम से, आउट ऑफ। ठीक है ना। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि आप लोग इसको स्टडी कैसे करोगे या आपका प्रिपेयर कैसा करोगे पेपर लिखने के लिए आप अपने आप को। देखिए, ओसी में सब में इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोग कोई भी पेपर, मतलब टॉपिक ले लो, आप कोई भी चैप्टर, कोई भी लेसन ले लो या कोई भी हम लोग का सब्जेक्ट ले लो, आप लोग को सब में इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोग डेटा लिखें। डेटा मतलब उसमें किसी ऑथर का नाम दिया हुआ है या कुछ ईयर दिया हुआ है या कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है, तो वो आप लोग ज़रूर लिखें, उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। फिर आपके जो मेन पॉइंट्स हैं आंसर्स के, जैसे आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े तो उसके 14 प्रिंसिपल्स है बराबर ना, तो आप लोग ने याद करें, तो उसको जब लिखोगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेडिंग पढ़े आपने, मतलब जो एग्जांपल आप लोग के जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको आप लोग क्या करो, हाईलाइट करो। क्या करो, उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट करो मतलब उसको शो करो कि आप लोग ने लिखे हो। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा बैठेगा एग्जाम के में, और उसके नज़र में क्या आएगा, सिर्फ आप लोग का मेन पॉइंट आएगा। ठीक है। और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। बहुत लोग बच्चे ये करते हैं कि सर हम लोग कितने पॉइंट लिखे हैं, तो मैंने बताया आप लोग को जितने मार्क्स का है उससे 1 पॉइंट ज़्यादा या 2 पॉइंट ज़्यादा लिखे हो तो अच्छे। जैसे अभी ये 8 मार्क्स का है तो कितने पॉइंट लिखना है आप लोग को, 9 या तो 10। हाँ, याद रखना, 8 मार्क्स का लिख रहे हो तो इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन अच्छा लिखना। 4 और 5 मार्क्स का लिख रहे हो तो मतलब जैसे यहाँ का और यहाँ का आंसर लिख रहे हो तो इंट्रो मतलब मीनिंग छोटे से लिख दिया 1-2 लाइन की तो चल जाएगा और डायरेक्टली फिर आंसर स्टार्ट कर दिए तो। लेकिन हर आंसर, जो भी आंसर लिखोगे, आप लोग को जैसे पूछा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग 4 मार्क्स में पूछ लिया यहाँ पे, समझो आंसर ब्रीफ में, तो आप लोग क्या करोगे, पहले प्लानिंग के बारे में कुछ लिखोगे, ऑथर के नाम के साथ लिखोगे, डेफिनेशन अगर लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, और फिर इंपॉर्टेंस लिख दो, 5 को इंपॉर्टेंस लिख दो या 6 लिख दो। ठीक है, जितने मार्क्स का है उससे 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा पॉइंट लिखो। क्लियर है। इधर पूछ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो आप लोग को 8 से 9 पॉइंट लिखना है बराबर ना, 9 मतलब 9 से 10 पॉइंट लिखना है, तो प्लानिंग के बारे में थोड़ा और ज़्यादा लिखो। ठीक है, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इसमें नहीं पूछेगा, बहुत कम चांसेस है क्योंकि उसमें इतने पॉइंट्स है नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पेपर कैसे आप लोग थोड़ा लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि हर लेसन ध्यान से पढ़ लेना, वो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में भी बताया। ऑब्जेक्टिव के लिए हर लेसन लेक्चर अच्छे से सुनना, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े आंसर पढ़ लिए तो ये सब कवर हो जाएगा आप लोग का, एक्सप्लेन द टर्म्स हो जाएगा। ठीक है ना, और छोटी मोटी चीज़ें भी कवर आपकी उसमें से हो जाती है, ऑब्जेक्टिव भी कवर होता है उसी में, बड़े आंसर्स के अंदर ही होता है मोस्टली। ठीक है, फिर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग आंसर्स को याद करते हो लेकिन उसको लिखते नहीं हो, उसको लिखो। टाइम बाउंड एक टाइम बना लो कि ये आंसर, पर्टिकुलर आंसर मुझे कितने मिनट में होना चाहिए। बच्चे बोलते सर कितने मिनट में लिखे, तो मैं आप लोग को सबसे अच्छा सजेशन देता हूँ कि जितने मार्क्स का आंसर है उसका डबल कर लीजिए मिनट्स में। मतलब समझो 5 मार्क्स का आंसर है तो आपको कितना मिनट लगना चाहिए, 10 मिनट। ठीक है ना। 8 मार्क्स का आंसर तो आपको कितना लगना चाहिए, 16 मिनट्स। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आप लोग का 60 मार्क्स ऑब्जेक्टिव जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाकी में उसमें आप उसका टाइम अलॉट कर सकते हो। तो 80 मार्क्स का पेपर है, 160 मिनट्स में हो जाएगा आप लोग का बराबर ना। बचता है 20 मिनट, आप उसको चेक करने में, आंसर चेक करने में, या कोई आंसर में आप लोग अटक गए हैं तो उसको फिर मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह में आप लोग उसका टाइम दे सकते हो। अपना पेपर के थ्रू जाके जो भी आप लोग मिस्टेक्स की है उसको आप लोग थोड़ा रेक्टिफाई करके अच्छे से कर सकते हो बराबर है। फिर उसके बाद आप लोग कुछ गलतियां बच्चे लोग ये करते हैं कि आंसर्स लिखते नहीं है साल भर। आंसर लिखो,
बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है या एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा हो रहा है तो उसको छोटा करो, टाइम बाउंड बना लो, टाइम लिमिट बना लो कि इतने मिनट में मेरा आंसर होना चाहिए। दूसरी गलती ये होता है कि अगर आप लोग किसी पॉइंट पे अटक गए तो वो पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट पे जाइए, उस पर 10 मिनट सोच लोगे तो एक पॉइंट का आप लोग को 10 मार्क्स नहीं मिल जाएगा या 5 मार्क्स नहीं मिल जाएगा, एक पॉइंट का सिर्फ एक ही मार्क्स है ना। तो आपने उसमें 10 मिनट वेस्ट कर दिए, 10 मिनट वेस्ट कर दिए मतलब आपने अपना 5 मार्क्स छोड़ दिए 1 मार्क्स के लिए। तो याद रखना, वो पॉइंट नहीं आ रहा है तो वहीं छोड़ दो या वो पॉइंट के बदले कोई दूसरा पॉइंट लिख दो। 5 पॉइंट लिखने था आपने 4 ही लिख दो, उस पर लिख के कट वट करते मत बैठो। वो दिखाओ ये कि मुझे सब आता है, ऐसा मत शो करो कि पॉइंट का नाम लिख दिया अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं लिखे, तो ऐसा भी मत करना। आंसर का स्टार्ट भी अच्छा करना, आंसर का एंड भी अच्छा करना। ये नहीं कि बहुत लोग अच्छे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं लेकिन एंड का पॉइंट एकदम क्या बोलते हैं जिस जो कुछ नहीं याद रहता एकदम ऐसी खाली फटाफट फटाफट कुछ भी स्टेटमेंट बना के लिख देते हो तो नहीं चलेगा। एंड भी अच्छा रखो, स्टार्ट भी अच्छा रखो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लोग अपने पेपर्स में प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आप लोग को, क्लियर है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे और भी अगर टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, इको पे अगर आप लोग बोलेंगे, एसपी पे बोलेंगे तो मैं बना दूंगा आप लोग के लिए। आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग को मिलते रहें। और भी बहुत सारे वीडियोस मैं ऐसे बनाने वाला हूँ रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।